ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हूँ सबसे। जी जी। हाँ। मेरे जो नाना थे वो यहाँ पे एमएलए भी थे, सांसद भी रहे हैं यहाँ से, बदलू राम। यूपीएससी क्रैक हुआ या पहले बैंकिंग हुआ? यूपीएससी तो 94 बैच उत्तर प्रदेश काडर का यूपीएससी में था। उसके तुरंत बाद बैंकिंग शुरू कर दी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे 1.5 साल शायद ना मिली हो मीटिंग, उसके बाद मिली जब वो मुख्यमंत्री बन गए। सांसद जब वो थे तो नहीं मिली मीटिंग। अच्छा। और ईश्वर की दया थी, उन्होंने कहा कि आप जैसे लोगों को आना चाहिए, काम करना चाहिए। बस पदार्पण कैसे हुआ राजनीति में आपका? केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने एक दिन कहा कि आपको काम करना है। मैंने कहा जी महाराज जी करना है। उन्होंने कहा आप बलरामपुर। मेरे को निमंत्रण मिलता तो मैं आंख मूंद करके फूल लेके पहुंच जाता। ठीक है, बाकी सबकी मानसिकता अलग। मेरे पिताजी उसके निर्माण के अध्यक्ष हैं और आप लोग के दामाद हैं। पहले मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, तो आपके दामाद ही काम कर रहे हैं। मैं तो बाद में बात करूंगा। मेरी पीठ भी कहेगी कि आपसे सहमत है कि इससे सड़क बेहतर होनी चाहिए। बहुत दर्द होता है, पर देखिए त्वरित हो रहा है। अच्छी बात यह है कि टिकट का मेरे से कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए जनता की जो सेवा हो जाती है, छोटी सी सेवा हो, वही। और राजनीति में मुझे यहाँ पे बहुत आनंद आता है। हर क्षण थकावट दूर हो जाती है अगर जनता के साथ मिलिए। मैं राजनीति पे तो कमेंट नहीं करूँगा, मैं जनता पे कमेंट करूँगा कि जनता के साथ। राजनीति तो सर जनता के लिए। जो दिशा देनी होती है सही तरीके से, फोकस जो देना होता है, उसमें हम लोग देख करके करते हैं। मानसिकता बन गई कि ये क्षेत्र पिछड़ा है, पूर्वांचल पिछड़ा रहेगा और पिछड़ा रहने से लोगों को वोट मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। आज मैं ऐसी एक शख्सियत के साथ बैठा हुआ हूं जिससे बातचीत करने में न केवल मुझे बड़ी ही उत्सुकता होती है, बल्कि जब जनता इन्हें सुनती है और इनके सहज स्वभाव को देखती है तो जनता इनकी तरफ खींची चली आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साकेत मिश्रा की। लेकिन जनता, जिसे तमाम लोगों को नहीं पता है कि साकेत मिश्रा हैं कौन, उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत कैसे की और वो इससे पहले क्या करते थे, और फिर उन्होंने यहाँ पर आके बलरामपुर जैसे ज़िले में काम करना क्यों शुरू किया, और जो तमाम बातें हैं वो इनसे जानेंगे। इसके साथ ही जब हम दूसरे सेगमेंट में चलेंगे इस इंटरव्यू के, तब ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दिल में इस लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, बतौर एमएलसी उन्होंने आज तक क्या किया है और क्या क्या उनके दिमाग में है जिससे इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल यही कि साकेत मिश्रा कौन है? बैंकर हैं, एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, या एक लोक सेवक हैं? ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हूँ सबसे पहले, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर मैं जाऊँ, चाहे मैं आईपीएस या बैंकिंग या नेता या समाज सेवा, अगर ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की कैपेबिलिटी रहती है तो आदमी का काम हो जाता है। जैसा हम सबके जीवन में होता है, हम लोग अलग अलग ज़िंदगी के अलग अलग दौर में अलग अलग काम किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बचपन बिताया है। हर गर्मी की छुट्टी में आकर के यहीं पे रहता था। नाना की छड़ी लेकर के हॉकी खेलता था, तो वो भी दौर था। उसके बाद पढ़ाई लिखाई करके आईपीएस। आपका ननिहाल तो श्रावस्ती में हुआ? जी जी। हाँ। मेरे जो नाना थे वो यहाँ पे एमएलए भी थे, सांसद भी रहे हैं यहाँ से, बदलू राम शुक्ला जी। और उसके बाद 20-22 वर्ष बैंकिंग में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं गर्व से कह सकता हूं कि देश की कुछ सबसे बड़ी डीलों में से मैंने की हैं डील, जो कई कंपनियां एक साथ जुड़ी हैं या कई कंपनियों ने विदेश में जाके लिस्टिंग कराई है, तो उसमें मुझे भागीदार बनने का हिस्सा मिला, अवसर प्राप्त हुआ। वो करके करीब 18-19 साल बाहर रह करके वापस आया। जनता ये जानना चाहती है, मैं तो जानना ही चाहता हूँ कि पहले यूपीएससी क्रैक हुआ या पहले बैंकिंग हुआ? यूपीएससी तो 94 बैच उत्तर प्रदेश काडर का यूपीएससी में था। उसके तुरंत बाद बैंकिंग शुरू कर ली। तो यूपीएससी छोड़ने के लिए, मतलब आईपीएस छोड़ने के लिए क्या दिमाग में आ गया कि ऐसे आप आईपीएस छोड़ दिए? मैं शायद थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो चिड़िया जो होती है ना, जो कि हवा में उड़ना चाहती है बिना किसी जोड़ के। तो जब पुलिस अफसर बनने, और जबकि मैं बचपन से जब मैं छोटा था तो मैं अपने शर्टों पे बनवाता था, वो जो बनता है इपार वगैरह बनता है, तो मैं 4-5 साल का था तो मैं बनवाता था। पर जब हुआ मेरा यूपीएससी में, उसी समय मेरे पास बैंकिंग का भी था अवसर, तो मैंने बैंकिंग इसलिए उस समय ये सोचा ज़रूर था कि 20-25 साल काम करके अपने स्वतंत्र पूर्वक आकर के समाज सेवा करूँगा। इसलिए थोड़ा बहुत जो सोच थी
कि मैं एक स्ट्रक्चर जो एक समझ लीजिए जो आजकल अफसरशाही का जो माहौल हो गया है कि आप एक ही लाइन पे चलें, अनुसार चलें सबके, जो इतना फ्रीडम शायद चाहिए होता है स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए, वो उसको मैंने थोड़ा सा मेरे मन में झिझक थी। पर सच बताऊं तो आज भी मेरे परिवार वाले मुझे बेवकूफ़ कहते हैं कि मैंने पुलिस छोड़ी। तो पर वो जैसे परिवार का होता है इसलिए क्योंकि मैं जहाँ तक आपके परिवार को जानता हूँ, क्योंकि आपके पिताजी आईएएस और तमाम लोग उसमें नौकरी वाले बड़े ओहदे पे इस देश की तमाम बड़ी डीलों को जैसे आपने करवाया, उसी तरह आपके पिताजी ने इस देश को तमाम जगहों पे चलाने का काम किया। तो वो एक माहौल आपको मिला। फिर मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि वो तमाम चीज़ें हुई कैसे, जब आप जर्मनी गए या कहाँ कहाँ आपने नौकरी की, फिर वो तमाम चीज़ें कैसे हुई? सब भगवान का है। मैं काश मैं कह सकता कि मैं बहुत दिमाग मेरा तेज़ था, कुछ नहीं था। मेहनत ज़रूर करता था, और वो भी मेहनत इम्तहान में हमेशा आखिरी 1.5-2 महीने करता था, नहीं तो मैं कभी नाट्य में भाग लेता था, डिबेट करता था, क्विज़ करता था, मुझे और सब खेल कूद में बहुत मज़ा आता था। पर ये ज़रूर था, अंत में मुझे लगता है कि हम लोग सबकी जो ज़िंदगी होती है उसमें ऊपर वाले का हाथ होता है। उसने तय किया है, क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा था, मैं तो मेरा सपना था पुलिस अफसर बनना, पर वहाँ नहीं गया। पता नहीं क्या उस समय माँ सरस्वती ने दिशा ट्रेनिंग वगैरह की थी या नहीं? नहीं, मैंने उसी समय छोड़ दिया जिस दिन मेरा हुआ था। उसके बाद मैं मन में नहीं आया, और फिर मैंने वापस बैंकिंग कर लिया। तो उसके बाद फिर सिंगापुर, यहाँ पे दिल्ली में काम किया, फिर सिंगापुर में किया, अन्य विदेश में काम किया, और वापस आ गया 18 में। पर 16 से समझ लीजिए मैं वापस आने का प्रयत्न कर रहा था। और जो आपने कहा कि कैसे दिशा बदलती है, अचानक मैं काफ़ी समय से, जब माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद थे तब से मैं मिलना चाहता था, क्योंकि मैं वहाँ जब बाहर भी रहता था तो मैं आकर के पूर्वांचल में भ्रमण करता था, जानने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे 1.5 साल शायद ना मिली हो मीटिंग, उसके बाद मिली जब वो मुख्यमंत्री बन गए। सांसद जब वो थे तो नहीं मिली मीटिंग। अच्छा। और ईश्वर की दया थी, उन्होंने कहा कि आप जैसे लोगों को आना चाहिए, काम करना चाहिए, और बस एक जोड़ शुरू हो गया। तो अच्छा, पहले जब आप 2018 में पूरी तरह से 2016 से प्रयास करते करते कि जब 2018 में यहाँ पे आए, आप काम करना शुरू किया, तो पूर्वांचल विकास बोर्ड का आपको सलाहकार बनाया गया पहले, फिर उपाध्यक्ष, फिर एमएलसी, और फिर जो तमाम जिम्मेदारियां आपको पार्टी के तौर पे दी गई। शुरुआत कैसे हुई राजनीति में? पदार्पण जिसे कहते हैं, एक बड़ा शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, वो पदार्पण कैसे हुआ राजनीति में आपका? केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने एक दिन कहा कि आपको काम करना है। मैंने कहा जी महाराज जी करना है। उन्होंने कहा आप बलरामपुर श्रावस्ती में जाकर काम करिए। थोड़ा सा उन्होंने ये भी कहा था कि देवरिया जो कि मेरा पैतृक है वहाँ पे काम करें, पर क्योंकि मैं नौकरी भी करता हूँ और ईमानदारी की राजनीति करने के लिए अपनी नौकरी ज़रूरी थी, तो इसलिए केवल श्रावस्ती बलरामपुर में काम किया। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हालांकि कभी कभी मुझे बुरा लगता था कि कोई इस पार्टी में बड़े आसानी से फल नहीं मिलता है। काफ़ी समय तक, आप समझिए करीब 3-3.5 साल काम देखने के बाद मुख्यमंत्री जी ने पूर्वांचल बोर्ड में डाला। तो ये जो इस पार्टी की जो समझिए जो जिस कारण ये पार्टी अलग है, वो इसलिए कि कोई भी आए, किसी बड़े नाम का आए, कहीं बाहर अंग्रेज़ आए, कोई बाहर काम करके आए, सबको आ करके अपनी हुनर और अपनी निष्ठा दिखानी पड़ती है, तभी लोग बतानी पड़ती है, तभी बड़े नेता भी आपकी बात सुनते हैं, आपके सुझाव सुनते हैं, देखते हैं कि निस्वार्थ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सुझाव के पीछे कुछ गलत वो तो नहीं है। तो वो कभी कभी मैं स्वयं कहता हूँ, कभी कभी निराशा होती थी कि भाई मैं बाहर से आया हूँ, मेरे को तो तुरंत ले आए, जो कि कई लोग के मन में होता है। पर मुझे साढ़े जिनसे मैं मिला, उन्होंने कहा आप धैर्य रखिए और काम करिए। तो इस पार्टी में बड़ी अलग चीज़ है, क्योंकि जब आदमी घिस करके निकलता है तो उसके बाद उसको ये भी पता रहता है कि जनता के बीच में क्या है, कैसे काम करना है, किस तरह से काम आगे बढ़ सकता है, कैसे सरकार में अप्रूवल लाया जा सकता है। तो जो सीखने का मौका मिलता है बहुत अलग होता है, बहुत अलग है। मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि आपने पिछले 6-7 सालों से पूर्वांचल के लिए काम किया है, खासकर आपकी रुचि जो रही है वो इस तराई वाले क्षेत्र में ज़्यादा रही है। लखीमपुर खीरी से, पीलीभीत से मिला लिया जाए और ये जो गोरखपुर तक का इलाका है, क्या लगा कि यहाँ पे क्या कमी रह गई अन्य इलाकों के बनिस्बत? मानसिकता और सरकार का जो फोकस होना चाहिए, बस वो नहीं था। हमारे पास सब कुछ है। हम सब के परिवारों में से कोई बम्बई में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई अरब में काम कर रहा है, कोई अमेरिका में काम कर रहा है। हम लोग के पास हुनर की कमी नहीं है।
हमारी ज़मीन जितनी उपजाऊ है 90% इलाके में, आप देखना शुरू करिए, देवरिया हो या श्रावस्ती हो, ये बलरामपुर, आप बीज डाल दीजिए अपने आप उग जाता है। तो इतनी उपजाऊ ज़मीन है, पानी पर्याप्त है, सब कुछ है, पर नियोजित तरीके से यहाँ पे विकास के बारे में नहीं सोचा गया। एक मानसिकता बन गई कि ये क्षेत्र पिछड़ा है, पूर्वांचल पिछड़ा रहेगा और पिछड़ा रहने से लोगों को वोट मिलेगा, क्योंकि जब पिछड़ा होता है तब लोगों में आपस में रंजिश और विवाद फैलता है। कम जो संसाधन होते हैं उनके लिए लड़ाई करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे अब जब मानसिकता बदल गई, जैसे एक्सप्रेसवे बन गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से शौचालय बन गए हैं, बिजली 17 घंटे आने लगी है, स्कूलों में यहाँ पढ़ाई शुरू होने लग गई है, अब पानी भी आ जाएगा। अब होगा क्या, एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होगा, पर जब व्यक्ति को रोज़ के जीवने के जो संसाधन की ज़रूरत है वो जब मिलने लगेगी तब आदमी काम कर सकता है। दूसरी लंबी सोच है, एक्सप्रेसवे बनेगा तो उसके बगल में कोई ना कोई जो आदमी, सोचिए लखनऊ में कल ज़मीन कर रहा होता उद्योग, वो आज कहेगा कि अगर 2 घंटे दूर पे लखनऊ से मेरे को 30% कम पे ज़मीन मिल जाएगी अपना उद्योग सेटअप करने के लिए, तो यहाँ आएगा। और यहाँ के पढ़े हुए लोग जो यहाँ से जाते हैं लखनऊ काम करने, वो यहाँ पे भी काम करेंगे। धीरे धीरे हम लोग सबको मिल करके ज़रूर करना है, क्योंकि एक चीज़ है कि हर चीज़ के लिए अब प्रतियोगिता है, चाहे वो निवेश है, चाहे वो नए उद्योग हैं, चाहे नौकरी है। तो हम लोग को और क्षेत्रों से प्रतियोगिता के जीत करके लाने हैं उद्योग, यहाँ पे निवेश लाना है, और उस पर हम लोग काम करेंगे। पूर्वांचल विकास बोर्ड जिसका आपने संचालन किया और कर रहे हैं, क्या लगता है कि उसने योगी आदित्यनाथ सरकार जब पहली दफ़ा बनी 1.5 साल के भीतर ही इसका गठन किया गया, और ये प्रधानमंत्री जी की भी मंशा थी कि जो है इसको गठित किया जाए जिससे जो है आम जनमानस को बड़ा लाभ मिले। आपको क्या लगता है पूर्वांचल विकास बोर्ड ने यहाँ पर कितना काम किया इन 7-8 ज़िलों में, और जो बेसिकली 21 ज़िले हैं लगभग, उसमें क्या काम हुआ? तो एक सबसे अच्छी चीज़ जो थी, जिससे भी हम लोग को कभी कभी थोड़ा सा निराशा होती थी कि हम लोग के हाथ में पावर नहीं है कुछ साइन करने का, विमर्शीय बॉडी थी, वो समझिए हम लोग के लिए सौगात बन गई, क्योंकि उसमें ये हो गया कि निस्वार्थ हम लोग को सोचना है कि क्या चीज़ अच्छी है। तो पूर्वांचल विकास बोर्ड की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि जब हम लोग हर मंडल में जाते थे, उस मंडल में क्या चीज़ें हो सकती हैं, जो कहते हैं कि हर तरह का विकास होए, उसके लिए बात होती थी। पीडब्ल्यूडी से लेकर के, बिजली से लेकर के, सोनभद्र जैसे गए, अगर मिर्ज़ापुर कमिश्नरी की बात हुई तो वहाँ पे किस तरह फॉसिल पार्क को बढ़ा करके बढ़ावा दिया जा सकता है, यहाँ पे बुद्धा सर्किट को कैसे बनाया जाए। अब बुद्धा सर्किट की बात 30 साल से हो रही है, पर उसको किस तरह से क्रियान्वयन किया जाए, उस सब जो पूर्वांचल विकास बोर्ड का कार्य शायद बहुत चुपचाप होता था। निधि विधि तो अलग चीज़ है, पर जो काम, असली काम है वो एक दिशा देना था, नए सुझाव देना था, जिससे कि काम हुआ। और वो जब मैं अपना व्यक्तिगत दे सकता हूँ कि एक ईश्वर की दया से समय भी मिला मुझे थोड़े से, तो जो 26-27 ज़िले थे वहाँ जा कर के मैं करीब 18 ज़िलों में गया। उसके बाद एक 30-32 पन्ने का मोटा सा हम लोग ने प्रेजेंटेशन बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और नियोजन विभाग के लिए। और उसके बाद वो जब गया उनके पास, तो उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर मंथन हुआ कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और इसमें मैं सरकार के जो अफसर से, जो अलग अफसर हैं, उनको भी मैं मतलब श्रेय दूंगा कि उन्होंने देखा कि कोई चीज़ अगर अच्छी है, ये छोटी सी चीज़ होती है कि आज की हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टेट में जो बिजली का भाव है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से या तो चोरी होगी या लोग निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि 9 रुपये 10 रुपये पे कोई खरीद नहीं सकता है। तो उन सब चीज़ों को देख करके कभी कभी समय ज़रूर लगता है, क्योंकि हमारा बड़ा प्रदेश है, पर समय के साथ साथ इन सब चीज़ों के क्रियान्वयन, कई चीज़ें जो हो सकती थी उन पे काम शुरू हुआ। तो चुपचाप धीरे धीरे दिशा दी, और वही मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा योगदान है उसका। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, पूर्वांचल विकास बोर्ड का काम आपने कहा साइलेंटली होता है और बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे नहीं दिखता है। मैं ये समझना चाहूँगा, जैसे मान लिया शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूर्वांचल विकास बोर्ड ने कोई योजना बनाई, उसके क्रियान्वयन के लिए जो पहले से चीज़ें तय हैं, जो पहले से चीज़ें चल रही हैं, उसमें तो आप लोग पाइपलाइन में डालते ही होंगे। उसके अतिरिक्त जैसे अधिकारी जो है वो
अतिरिक्त जब तक दबाव नहीं पड़ता है उसके ऊपर, वो काम नहीं करना चाहता समय से। तो उसके क्रियान्वयन के लिए आप लोगों ने ऐसा क्या किया जिससे जनता को तेजी से फायदा मिला हो? इसमें मेरा आपसे थोड़ा मतभेद है। मैं अभी भी पूर्णतः विश्वास करता हूँ कि जो औसतन अफसर है वो कार्य करना चाहता है। होता क्या है, कभी कभी हम लोग ही अफसर पे इतने सारे लोड डाल देते हैं, या हम लोग जो प्रोसेस होती है, जो कार्यशैली होती है, उसको इतना ज़्यादा, उसमें इतने मोड़ तोड़ आ जाते हैं कि आदमी का काम धीरे हो जाता है। हाँ। सबसे ज़रूरी होती है दो चीज़ें। एक होती है प्राथमिकता सही तय करना। अगर 20 चीज़ें किसी व्यक्ति से मांगी जाए, हम लोग घर पे अगर 20 सब्जियां खरीदने को कहा जाए तो 20 सब्जियां खराब आती हैं। वैसे ही सरकार का है, अगर 20 चीज़ें दी जाती हैं तो 20 चीज़ें करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी के पास संसाधन ही नहीं 20 काम करने के। प्राथमिकता अगर सेट हो जाए तो वो ज़रूरी है। तो प्राथमिकता में हम लोग प्राथमिकता के बारे में बात ज़्यादा करते थे। दूसरी चीज़ है जो कि समन्वय की होती है। हमारे होना ज़रूरी जी, हमारे सबसे पहले कि मांग के ही कोऑर्डिनेशन। मैं जब क्षेत्र में भी चलता हूँ, मैं एक सबको कहता हूँ कि आप हर गांव में मैं जाऊँगा, 4 सड़क मांगी जाएगी, पर 4 सड़क किसी को नहीं दे सकते, उतना तो है नहीं हम लोग के पास। 4 में से अगर 5 गांव मिल करके 20 में से 2 चीज़ें कहते हैं तो सबका काम हो जाता है। तो वो प्राथमिकता को बनाने के लिए जो समन्वय की ज़रूरत है कि कहाँ पे अफसर के पास काम करने की क्षमता है, कहाँ पे हमारे पास नीति बनी है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वंचित लोग हैं जिनकी ज़रूरत पूरी करनी है, वो जब बन जाता है तो काम होता है। तो काम हो रहा है। हम लोग का वही था कि जो दिशा देनी होती है सही तरीके से, फोकस जो देना होता है उसमें हम लोग देख करके करते हैं, क्योंकि अंत में कार्य तो सरकार को करना है, प्रशासन को करना है, और प्रशासन में बहुत कुशल लोग हैं। हम लोग उनको कभी कभी ज़मीन से किस दिशा में चलना है उसका दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, अब अपने दूसरे सेगमेंट की ओर आते हैं, क्योंकि पूर्वांचल विकास बोर्ड की काफ़ी बातचीत हो गई है। अब राजनीति पे चलते हैं और बलरामपुर श्रावस्ती की राजनीति की बात करते हैं। पहले आपका परिवार एक तो नौकरशाही के बैकग्राउंड से है, और दूसरा जो ननिहाल का परिवार है आपका, वो जो है राजनीति के बैकग्राउंड से है। क्या लगता है कि बलरामपुर श्रावस्ती और इस मंडल की राजनीति आपको कैसी लगती है? ये मैं राजनीति पे तो कमेंट नहीं करूंगा, मैं जनता पे कमेंट करूंगा कि जनता के साथ राजनीति तो सर जनता के लिए की जाती है। तो जनता के साथ जो जनता से संवाद हो, जनता से के साथ जो काम हो, जनता के साथ जो मिलन होता है, उस राजनीति में इतना मज़ा आता है कि सौभाग्य होता है आदमी को काम करने का। और अगर आदमी सेवा के भाव से आता है तो राजनीति बहुत अच्छी है। हम लोग कितना काम कर सकते हैं, चाहे वो एमएलसी की निधि होती है, या एमएलसी के लेटर पैड पे काम होता है, या अफसरों से काम कराना होता है। मैं आंख मूंद के कह सकता हूँ कि 90% समय जो काम करवाना चाहते हैं वो काम कभी थोड़ा देरी से होता है, कभी जल्दी हो जाता है, पर काम हो जाता है। और वो मैंने अपने नाना से सीखा था। मेरे नाना मतलब राजनीति में तो बाद में आए थे, वकालत करते थे, तो और उनका मेन फोकस रहता था बच्चों को पढ़ाना। तो आप समझ लीजिए एक समय था जब कि मैं बहुत छोटा था कि जिस दिन फीस का महीने पे फीस होती थी कई इंटर कॉलेज में उस समय, तो घर के सामने 100-150 बच्चे लोग रहते थे जिनको पैसा देता था फीस के लिए। मुझे वो लगा कि अगर यहाँ पे हम लोग केवल स्वास्थ्य शिक्षा पे फोकस करें, बढ़ जाएगा। राजनीति में मुझे यहाँ पे बहुत आनंद आता है। हर क्षण थकावट दूर हो जाती है अगर जनता के साथ मिलने को चांस मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी से आप राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पे तो किसी भरोसा नहीं, मुख्यमंत्री बदल जाता है, टिकट का कैसे क्या आप तय कर रहे हैं? क्योंकि आप पिछले 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो आउटपुट मिलना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए जब आपके पास पद होगा, बड़ा पद होगा, तभी आप सेवा कर पाएंगे। तो टिकट सबसे बड़ी चीज़ है सर, टिकट का क्या है? अच्छी बात यह है कि टिकट का मेरे से कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए जनता की जो सेवा हो जाती है, छोटी सी सेवा हो, वही आउटपुट सबसे अच्छा है। मैं मान लीजिए कल मंत्री भी बन जाऊं, उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी जिस दिन मैंने ये अल्ट्रासाउंड मशीन लगी थी अपने बलरामपुर में महिला चिकित्सालय में, कि वहाँ पे 2 साल से टेक्नीशियन था पर कोई मशीन नहीं आती थी। वो मशीन क्यों नहीं आती थी आप जानते हैं, लोकल कारण क्या होता है, प्राइवेट
निजी है उसका, पर वो जो खुशी है वो किसी भी मंत्री पद से कम नहीं है। और तो आउटपुट अगर आदमी आ रहा है, और ये जो मैंने पहले कहा था भाजपा का जो है कि निर्णय किसको टिकट मिलना है, किसको लड़ना है, कैसे लड़ना है, वो पार्टी लेती है। काम करना अपने हाथ में है। इसलिए ज़्यादा, मैंने पहले भी कहा था, मैं बहुत दिमाग वाला हूँ नहीं, तो जितना सीमित दिमाग है, काम दिया गया है उतना काम करना। आप एक कार्यकर्ता के तौर पे अपना काम कर रहे हैं और आगे का काम बड़े नेताओं को और बड़े मुखिया को करना है। और उसमें अनेक चीज़ होती है, उसमें काम होता है, उसमें समीकरण होता है, उसमें किस तरह से लड़ना है, क्या सिग्नल देना है जनता को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ईश्वर की दया रही है। मैं तो कहता हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं MLC बनूंगा। मैं बहुत खुश था पूर्वांचल विकास बोर्ड में, अचानक ये हुआ। तो ईश्वर जो देता है, ईश्वर जो करता है सही करता है, हम लोग सबको वही सोच के चलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये और है कि ये भारतीय और भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित ज़िला है, दोनों ज़िला अपना, और बेहद पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर ये आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। जनसंघ से लेकर अगर बात की जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ से लड़े, फिर 2 भारत रत्न इसी ज़िले ने दिए, और जो तमाम चीज़ें। लेकिन ये दोनों ज़िले बेचारे जो है ऐसे उपेक्षित रहे कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसको लेकर क्या प्लान ऑफ एक्शन है, अगर आप माननीय सांसद यहाँ से संबोधित होते हैं तो? 2 सिरों पे काम होगा अगर मेरी प्राथमिकता मानी जाए। एक है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें उद्योग लाना ज़रूरी है, क्योंकि उद्योग के बिना यहाँ छोटी जोत का जो किसान है उसके पास कभी भी इतने संसाधन नहीं होंगे कि वो अपने जीवन में वो गरीबी या गरीबी के पास के पटल से आगे अगले पटल पे पहुँच पाए। तो यहाँ कुछ ना कुछ उद्योग लाना पड़ेगा। और मेरी आशा ये है कि उद्योग, अगर हम लोग छोटे छोटे उद्योग भी लोकल लोगों से करवाएं, स्थानीय लोगों से करवाएं। अभी आपके आने से पहले एक सज्जन आए थे जो कि यहाँ पे चलाते हैं टीवी की सर्विस सेंटर्स कई सारे, और यहीं से वो कई शहरों में चलाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि अभी आप सर्विस सेंटर चला रहे हैं, आप छोटा सा कोई मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं शुरू कर देते हैं। तो उस तरह के, ऐसा नहीं कि यहाँ पे धनराशि की कमी है। हाँ, होता है कि यहाँ से लोग धनराशि लेकर के दूसरी जगह निवेश करते हैं। हम लोग को ऐसा माहौल बनाना है कि यहाँ पे उद्योग बने। दूसरी साइड पे यहाँ पे शिक्षा और जो बेसिक स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य तो मान लीजिए बड़ी बेसिक चीज़ें, सब लोग अगर रहेंगे, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। उसके इतने अलग अलग चीज़ें हैं कि क्या बताऊँ। जैसे छोटी सी चीज़ें, हक क्या है, किसके पास किस योजना से क्या फ़ायदा मिल सकता है, ये केवल आदमी पढ़ेगा तो आएगा। दूसरी चीज़ आप ले लीजिए, अगर कक्षा जो अभी हम लोग मैंने अपनी निधि से जो पहला इस्तेमाल किया है, डिजिटल ऐप एक शुरू कर रहे हैं हम लोग, जो कि कक्षा 5 से 8 में विज्ञान और गणित सिखाएगा श्रावस्ती में 2000 बच्चों को करीब। उससे क्या होगा, बच्चों को पढ़ाई की आदत लग जाएगी, वो आगे बढ़ जाएंगे। और आप इम्पैक्ट सोचिए, यहाँ पे टीचरों की कमी क्यों होती है? क्योंकि लोकल शिक्षा का स्टैंडर्ड इतना कम है और लोग इतना कम पढ़े हैं यहाँ पे कि लोकल कोई अप्लाई नहीं करता है नौकरी के लिए, अप्लाई नहीं करता है। बाहर से कोई आता है तो तुरंत ट्रांसफ़र मांग लेता है, आज नहीं तो कल ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब तक हम लोग अपने आप को नहीं सुधारेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य में, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं बात जोड़ना चाहूँगा इसमें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी। मैं लखनऊ में किसी अधिकारी के पास बैठा हुआ था, तो ऐसे बात होने लगी, तो मैंने कहा कि मेरा ज़िला अब तो वहाँ पे विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है और चिकित्सा महाविद्यालय बन गया है, मेडिकल कॉलेज बन गया है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा में दोनों में बहुत बेहतर हो जाएगा। उन्होंने मुझे 2 टूक एक जवाब दिया था, कहा था आपका ज़िला या आपका जो पड़ोसी ज़िला है वो कभी बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ के लोग खुद जब तक नहीं बनेंगे तब तक वो चीज़ें नहीं आ सकती हैं। हाँ, अब आप आगे क्या करें? नहीं, मेरे हिसाब से मैं उनसे पूरी तरह से असहमत हूँ। हमारा ज़िला ज़रूर आगे बढ़ेगा, और ये जो बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ बुनियादी ढांचे में जो फ़र्क पड़ रहा है, यही तो अवसर ज़रूरत है। आखिर यहाँ से अगर किसी व्यक्ति को पढ़ने जाना है, पहले सोचता था कि गोंडा जाके पढ़ेगा, फिर सोचता है जाकर के अयोध्या पढ़ेगा या लखनऊ पढ़ेगा, महंगा होता है किसी के लिए। यहाँ पे विश्वविद्यालय बन जाएगा तो मैं कहता हूँ अगर 10 अच्छे वहाँ से टीचर निकल गए जो कि स्थानीय टीचर हैं, जो कि ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं, यहीं बैठ के पढ़ाएंगे, यहीं बैठ के प्रिंसिपल बनेंगे, और क्योंकि अपने समाज में रहेंगे तो उनको डांट से भी डर होगा कि अगर ख़राब पढ़ाई कराएंगे तो बगल वाला कहेगा, कोई बुढ़ा आदमी कहेगा कि बेटा तुमको किस लिए पढ़ाया, तुमने काम नहीं किया है। तो ये जो बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है, इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। आपका KGMU का यहाँ एनेक्सी जो खुलेगा, उससे अगर 5 जाने भी, मैं कहता हूँ, मैं बड़े बड़े नंबर में नहीं जाता,
5 लोग की जान अगर स्थानीय रूप में बच जाती है तो बहुत बड़ी बात है। अगर 10 टीचर यहाँ से लोकल आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो पूरी तरह से मैं यहाँ पे हम लोग बदलाव धीरे धीरे। और मैं एक और चीज़ बड़ी स्पष्ट करूँ कि जिस भी अफसर ने कहा है उनके मन में एक और, जो कि आपने मतलब बड़ी सज्जनता में नहीं कहा, वो लोग कहना चाहते हैं कि हमारे लोग आलसी हैं। हाँ। ठीक है, आलसी नहीं, आखिर कौन चलाता है पंजाब की खेती? हम लोग चलाते हैं। बिल्कुल। कौन चलाता है बम्बई की फैक्ट्री? हम लोग चलाते हैं। वहाँ पे एक एक कमरे में, मैं गया हूँ वहाँ के चौल में, वहाँ पे एक एक कमरे में 8-8 लोग रहते हैं। 4 लोग सुबह का काम करते हैं 8 घंटे का, 4 लोग शाम का करते हैं। एक टाइम पे 4 लोग आते हैं, खुद खाना बनाते हैं, खुद रहते हैं, घर भी पैसा भेजते हैं और काम भी करते हैं 12 घंटे। तो हाँ, ना क्षमता की कमी है, ना मेहनत की कमी, कभी अवसर की कमी है और संसाधनों की कमी है, जो कि अब आ रही हैं। आकांक्षी जिला है, उसकी वजह से आ रहा है। जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जैसे शिक्षा की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, तो श्रावस्ती को शायद 3 करोड़ या 3.5 करोड़ एक्स्ट्रा दिए गए, पिछले साल दिए गए थे। हाँ, तो वो सब पैसा जब आता है उससे बहुत सुधार होता है। उससे होता क्या है, बंद स्कूल में 2 टीचर आ जाते हैं, कहीं स्मार्ट क्लास लग जाता है। छोटे 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 चीज़ों, बूंद बूंद से समुद्र बनता है विकास का। तो ये आपकी अपनी तरह की राजनीति, लेकिन जनता कुछ त्वरित चाहती है, कुछ तेजी से चाहती है। उसका क्या? जनता कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार हो गई केंद्र की, और एक बार हमने उनका सांसद दे दिया, एक बार जो है विपक्ष का दे दिया, फिर विधायक हमने कई सारे दे दिए। अब होता क्या है कि जो जिस तरह से जनता उम्मीद करती है, आप अगर आंतरिक सड़कों पे जाएं, जो बाहर सड़कें हैं हमारे ज़िले में या श्रावस्ती ज़िले में बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर ग्रामीण सड़कों में, आंतरिक सड़कों में आप जाएं तो वहाँ का हाल बहुत खस्ता है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? इस पर मैं तो बाद में बात करूंगा। मेरी पीठ भी कहेगी कि आपसे सहमत है कि इससे सड़क बेहतर होनी चाहिए, बहुत दर्द होता है। पर देखिए, त्वरित हो रहा है काम। मतलब 10 साल में जितनी सड़कें बन गई हैं, आज आप PHC CHC देखिए, यहाँ देखिए, मैं पूरी लोकसभा क्षेत्र की बात करूँगा। आज जो PHC CHC में इम्प्रूवमेंट हो गया, बहुत कस के हो गया। जहाँ नहीं होता है, जैसे कई जगह मैंने जाकर के अचानक निरीक्षण किया है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं पाया गया है, प्रशासन ने तुरंत मदद की, अगले दिन डॉक्टर हुआ है। उसके बाद भी कभी कभी डॉक्टर छुट्टी लेके बैठ जाते हैं। मैं कहता कभी कभी आदत होती है। हाँ, तो बदलाव आ रहा है। बाकी मैं पार्टी की बात कर सकता हूँ और अपनी व्यक्तिगत बात कर सकता हूँ। दोनों की नीयत पूरी तरह से ईमानदार है। जो पैसा, और सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। हम लोग को जो जो अवसर मिलेगा, मैं पूरी तरह विश्वास से कह सकता हूँ कि यहाँ काम अच्छा होगा। सुधार की ज़रूरत है। अभी कई यहाँ पे, स्पेशली जैसे आप मथुरा साइड जाइए या गैंसड़ी में जाइए, कुछ लग, क्योंकि उन इलाकों में होता क्या है, जब विकास होता भी है रोड का, वो हमेशा केंद्र से शुरू होता है। तो ज़िले से, मतलब नगर से शुरू होता है, उसके बाहर जाता है धीरे धीरे। कभी कभी समय लगता है, क्योंकि ये इलाके इतने ज़्यादा अति पिछड़े थे कि वहाँ पे रोड बन जाए और अगर आपकी मेन सड़क ना बने तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक यहाँ सड़क बनेगी वो टूट जाती है। तो नियोजित तरीके से होगा काम, और मेरे पूरा विश्वास है। लोगों ने, आप भी ये मानेंगे काम नहीं हुआ ना? नहीं, काम हुआ है। मैं पहले के लोगों ने, सबने काम, मैं इस मामले में मैं कहता हूँ कि अधिकतर जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, सबकी सोच ज़रूर होती है कि वो कुछ ना कुछ काम करें। कभी कभी होता क्या है, क्षमता में फ़र्क हो जाता है, कभी कभी समझने में समय लगता है। इसीलिए शायद अनुभव का और सफ़ेद बाल का कोई फ़ायदा होता है। पर मैं सच में मानता हूँ कि कोशिश सब ने काम किया है। कहाँ काम किया है, जो मैं बात करता हूँ प्राथमिकता की, किस चीज़ को प्राथमिकता दी है, उसमें कभी कभी फ़र्क हो जाता है। आपने मान लीजिए सोच लिया कि सौंदर्यीकरण में ज़्यादा करना है काम, मैं एक उदाहरण के रूप में कर रहा हूँ। हो सकता है वहाँ सौंदर्यीकरण की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सोलर प्लांट की ज़रूरत है कि बिजली चली जाए, या पंप की ज़रूरत है। जैसे एक PHC था हम लोग का, जहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं था, 1 किलोमीटर दूर जाके पानी पीना होता, तो हम पंप लग जाए। अब वो जब मैं घुसा मामले में तो पता चला कि वहाँ पे पंप भी डाला जाए तो 300 फुट नीचे पानी है, वो पानी सूख जाता था बार बार, इसलिए पंप लग नहीं पाता था। तो प्राथमिकता और समन्वय जो मैं बात कर रहा था, उसकी कभी कभी कमी रह सकती है। पर किसी भी, मैं तो कहता हूँ जो भी जनप्रतिनिधि होता है, कहीं कभी होता है, उसकी मानसिकता ज़रूर रहती है कि कुछ ना कुछ करें, क्योंकि आखिर हम लोग की जीवनी बचती है उससे। अगर जनता के लिए काम करेंगे तो काम होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भगवान श्री रामलला जो है विराजमान होंगे अपने गर्भगृह में। आपका परिवार जो है
इस आंदोलन में कहें या मंदिर निर्माण में कहें बहुत ही अग्रणी रहा है और उसकी एक बड़ी भूमिका रही है। आप जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं देखिए, मेरे परिवार तो छोड़िए, पहले आप लोग का परिवार है, क्योंकि मेरे पिताजी उसके निर्माण के अध्यक्ष हैं और आप लोग के दामाद हैं। पहले मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, तो आपके दामाद ही काम कर रहे हैं, मैं तो बाद का आदमी हूँ। परंतु देखिए, ये जो मौका है, इतना बड़ा मौका है कि वहाँ पे जिसको बुलाया जा रहा है, बहुत सोच समझ के बुलाया जा रहा है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे प्राथमिकता दी गई है साधुओं को, संतों को, जो लोग जिनके परिवारों को गोली लगी है। नहीं, विशिष्ट नहीं है। वहाँ पे 50 या 100 ऐसे लोग जा रहे हैं जो कि अति गरीब हैं, जिन्होंने उस गरीबी में भी दान दिया है। ऐसे परिवार जा रहे हैं जिनके परिवार का किसी को गोली लगी थी। ऐसे लोग जा रहे हैं जो कि बुढ़े हो गए सेवा करते करते। तो कोशिश ये की गई है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि जिन लोगों ने रामलला को वापस लाने में या वहाँ पे मंदिर बनवाने में योगदान किया है, और जो लोग अलग अलग विभूति हैं, अलग अलग क्षेत्र के, चाहे फिल्म की दुनिया हो या टीवी की दुनिया हो या लेखक हो, पूरे भारत का जो प्रधानमंत्री जी करते हैं ना शब्द इस्तेमाल, सबका साथ, तो हर भारत का समझिए एक शीशे में फोटो जैसी होती है भारत की, वो सब लोग जा रहे हैं। बस ये चयन जरूर किया जा रहा है कि अधिकतर उसमें से लोग वो हैं जिन्होंने संघर्ष में, आंदोलन में बनवाने में योगदान किया है। राजनीति में बात हो गई इस पे, तो कांग्रेस पूरी तरह से जो है उसने नकार दिया कि हम बाद में जाएंगे। अखिलेश जी यहाँ से, मायावती जी की तो बात ही न की जाए। क्या लगता है कि इस पर राजनीति कितनी सही कितनी गलत? वो जनता बताएगी, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब राम बुलाते हैं तो राम का दर्शन लोग करने जाते हैं। सौभाग्य उनका होता है जिनका दर्शन जल्दी हो जाता है। आप कह रहे हैं कि राम ने उन्हें बुलाया ही नहीं? मैंने बुलाया नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मिला था। नहीं, निमंत्रण मिला था, पर सब जैसे होता है ना, हम लोग जब तीर्थ जाते हैं तो कई बार होता है कि ट्रेन का टिकट लेकर के भी कैंसिल हो जाता है। जिसकी जो मानसिकता है उनका हक बनता है वो मानसिकता रखने का। इसलिए मैं कभी किसी को इस पर, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे को निमंत्रण मिलता तो मैं आंख मूंद करके फूल लेके पहुँच जाता। ठीक है, बाकी सबकी मानसिकता अलग अलग होती है। कुछ लोग चाहते हैं कि शायद उनका गौरव बढ़े। मेरा इस मंदिर के बारे में बड़ा बेसिक्स इसमें मेरी सोच है कि ये है उत्सव भगवान राम का। वहाँ पे आप हो, मैं हूँ, आप हो, कोई और हो, हम लोग भक्त बन के एक वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी भी निभाने जा रहे हैं कि भारत का, क्योंकि रामलला धर्म के ही केवल नहीं है, भारत की संस्कृति के समझिए स्रोत हैं। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता, इन सब के प्रतीक राम के पास जाना उस समय बहुत ज़रूरी है। ये मेरा व्यक्तिगत है। बाकी सबकी राजनीति चलती है, आज से नहीं, राजनीति हजारों साल से चल रही है, हजारों साल चलेगी। 4 शंकराचार्य नाराज हो गए, उन्होंने जो है कह दिया कि हम नहीं जाएंगे और ये तिथि गलत है। कांग्रेस भी यही बात कह रही है कि ये जो है बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा फैसला है और 22 जनवरी को इसलिए कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी और संघ कि आने वाले 24 के इलेक्शन में, आने वाला जो इलेक्शन है जनरल इलेक्शन, उसमें आपको फ़ायदा मिल जाए, यानी कि आपकी पार्टी को फ़ायदा मिल जाए। अच्छा काम करने से जनता का फ़ायदा होता है। उन अच्छे कामों में से एक हमारा राम जन्मभूमि का मंदिर भी है। और बाकी माननीय शंकराचार्य जी लोग मेरे से बहुत विद्वान हैं, तो उन पर मैं टिप्पणी करने की ना क्षमता रखता हूँ ना औकात रखता हूँ। सच बात ये, सबका अलग अलग मत हो सकता है किसी का, पर 2 शंकराचार्य ने शायद कहा है कि उनको उचित नहीं लगा, 2 ने कहा ठीक है, पूरी तरह से वो खुश हैं कि हो रहा है। पर अंत में देखिए, भगवान को हम मानवों की ज़रूरत नहीं है, भगवान इसीलिए भगवान होते हैं। तो हम लोग को अवसर मिलता है, भगवान की पूजा करनी चाहिए, बाकी सबके हाथ में है। पर वो लोग देखिए, सब लोग ज्ञानी हैं और ज्ञान के साथ साथ सबको अपना हक भी होता है उस ज्ञान पे अपना मत रखने का। यही हमारा भारत है, इसलिए मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, सब लोग रखते हैं। आखिरी सवाल यही कि
जनता कितना कंफर्म समझे, इतना सब कुछ देखने के बाद, आपको इतनी देर सुनने के बाद जनता कितना समझे कि साकेत मिश्रा जी यहाँ से माननीय सांसद का टिकट लाएंगे और माननीय सांसद के रूप में सुशोभित होंगे? मेरे हाथ में काम है, मैं काम कर सकता हूँ, वो 100% मैं बता सकता हूँ, बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो एक शानदार व्यक्तित्व के साथ आपने ये जो है पूरा इंटरव्यू देखा और आप समझ सकते हैं कि एक आईपीएस अफसर, एक बैंकर और एक तमाम जो चीज़ें की जा सकती हैं अपने जीवन काल में, एक जीवन काल उस काम को करने का काम किया है। और लगातार राजनीति में जब से आए हैं तब से तो मैं खुद देख रहा हूं कि लगातार जो है ज़िलों का दौरा करना और वहां पे आम जनमानस के लिए समन्वय स्थापित करते हुए उनके लिए जन सुविधाओं का निर्माण करवाना या उन्हें जन सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, इसका काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पार्टी आपको लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती के लिए टिकट देती है या नहीं, या किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए आपको फिर से नियमित किया जाता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।